नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी ने हमारे अतिथि देवो भव एपिसोड को कई अतिथियों के साथ आपने सुना होगा। आइए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कलाकार की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है। टीवी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कलाकारों को आपने ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जोड़ा भी है और खुद भी एक टीवी इंडस्ट्रीज में टीवी एक्ट्रेस भी हैं। बॉलीवुड से आप जुड़ी हुई हैं, मुंबई से आप हमारे बीच आई हैं, आपने उनको कई टेलीविज़न शो में देखा होगा। नाम है मोनिका पटेल। तो आइए स्वागत करते हैं। मोनिका जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हमारे इस शो में। जी। मोनिका जी, हमने काफ़ी समय से आपसे हम परिचय तो हैं, जी। पर कुछ व्यक्तिगत कई ऐसे स्टोरी होते हैं सबके जीवन की। आपके बनाए हुए कई ड्रामा हमने डायमंड हॉल के स्टेज पर तो देखा है जी। काफ़ी समय से, पर आज वक्त आया है कि आपसे हम थोड़ा व्यक्तिगत आपके सफलता की कुछ कहानी सुने। जी। जी। शुरुआत आपकी जीवन काल का जो कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, जी। कैसा रहा, कहाँ से जुड़ा हो ये आपका? एक्चुअली मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मेरे जो पापा थे, जो मेरे फादर थे, उनकी मृत्यु जो है मैं जब मैं 13 साल की थी या 14 साल की थी। और माँ की भी मृत्यु जो है बहुत छोटे में ही हो गई थी, जब मैं 2.5 साल की थी। तो मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो और पिताजी की भी जो है असमय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक आपको दिशा दिखाने वाला या बताने वाला ऐसा लाइफ में कोई था नहीं। तो जिसे बोलते हैं ना कि जो आपको समझ में आता है आप वही रास्ता अपना लेते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था, फिल्में वगैरह देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो उसका बड़ा इंटरेस्ट था। तो शायद मुझे लगता है अगर हमारे पापा होते तो शायद मैं इस फील्ड में आती भी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो चाहते थे कि आप पढ़ो, पहले आप पढ़ाई पहले कंप्लीट करो, फिर आपको जो बनना है। मतलब वो बहुत स्पष्ट थे। वो हमेशा हमें ये सिखाते थे कि आपको जो बनना है वो बनना, लेकिन पहले पढ़ाई करो। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, द मोमेंट यू सेड दैट कि आपको शादी करनी है, हम आपकी शादी करवा देंगे। और आप बोलेंगे कि हमें पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना आपको पढ़ना है उतना। तो खैर, जब पापा की असमय मृत्यु हुई तो फिर हमने अपने चाचा को बोला कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो उन्होंने बोला कि भी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। और मैं बहुत, जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि एक तो बचपन मेरा बड़ा अभाव में बीता, इमोशनली जो सेटबैक था बचपन से। और तो उसके नाते जो ना मैं बहुत ओपन अप नहीं हो पाती थी, बड़ी सहमी सी, बड़ी डरी सी रहती थी। तो जब चाचा ने मना किया तो मैंने कोई उनसे आर्गुमेंट भी नहीं किया, उनसे विवाद भी नहीं किया कि भी क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगा चाचा जी बोल रहे हैं तो शायद। तो फिर वो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, या जो भी है जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत आगे कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मैं ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट पर्सन। तो उस वक्त सीरियल वगैरह बहुत देखते थे, तो मुझे बड़ा शौक था। मैंने कहा मुझे तो सीरियल में आना है। मुझे लगा यही चीज़ ठीक है, ये बच्चे से कर सकती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसे लगा। तो मैं आपको एक फ़नी सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो बिकॉज मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पर उस वक्त नोएडा के अंदर काफ़ी सारी जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह काफ़ी सारी थी। और हम चूँकि हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ हॉस्टल से पापा की डेथ के बाद आ गए थे, घर पे आ गए थे। तो वहाँ पे जो लोग थे वो बोलते थे मुझे ना वो टीवी में काम करना है, ऐसे काम करना है। वो तो जिनको मैं बोल रही थी शायद वो कुछ और समझ रहे थे। हाँ, मैं आपको लेकर चलूँगा। मैंने कहा नहीं, आप समझ रही हो ना, मैंने कैसी भी शुरुआत हो, मुझे चाहे छोटा सा भी रोल मिले ना, छोटा सा भी काम होगा ना, मैं करूँगी। कहते हैं हाँ, आप कल रेडी रहिएगा, मैं आपको लेकर जाऊँगा। आप समझ रही है ना, मैं आपको वो टीवी में मुझे काम करना है, वो टीवी में आना है मुझे, टीवी में। अब पता नहीं, शायद मैं उसको ठीक से नहीं समझा पा रही थी, या वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हाँ, मतलब टीवी में आना क्या होता है। हाँ। वो जो शख्स थे वो मुझे एक फैक्ट्री के पास ले गए जहाँ पे वो टीवी के पुर्जे बनते थे। अच्छा। अच्छा। वाह वाह वाह, उसके सारे मतलब टीवी में आना है तो ये सब टीवी बनाना है, ऐसी बात हो गई। तो ऐसी बात होगी। तो मेरी जो शुरुआत है बड़ी वैसी रही। मैंने कहा यार मैं कैसे इनको समझाऊं। खैर, तो फिर एक बार मैंने जो है न्यूज़पेपर के अंदर जो है एक
एक ऐड देखा कि उनको कलाकारों की ज़रूरत है, थिएटर वगैरह कुछ करते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि थिएटर वगैरह क्या होता है, लेकिन स्कूल टाइम में मैं बहुत एक्टिव थी, ड्रामा करना, एक्टिंग करना, ये सब मैं करती थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि यही एक्टिंग होती है, क्या होता है। इसकी ट्रेनिंग भी होती है, इसकी ट्रेनिंग कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने पूछा, अच्छा आपको क्या करना है? मैंने कहा, तो कहते अच्छा आपको कुछ आता है कुछ? मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने शायद पता नहीं बोल के, अच्छा कुछ बोल के सुनाइए। तो मैंने पता नहीं उनको क्या बोल के सुनाया था। तो इस तरह से जो है एक पता नहीं फिल्मी डायलॉग था, वो मैंने बोल के सुनाया था, जो मुझे अभी याद नहीं है पर्टिकुलर। तो फिर वो इस तरह से जो है मेरी वो थिएटर की शुरुआत हुई। वहाँ से जो है मैं छोटी थी, काफ़ी बड़ी तो नहीं थी। आई थिंक आई वॉज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड जब मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। थिएटर किया, फिर थिएटर करते 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 जो है फिर उस फील्ड के अंदर जो है वहाँ पर एक ऐसा थिएटर था जो मुझे पता चला, क्योंकि फादर मदर तो थे नहीं, तो मेरा बड़ा भाई था एक और एक छोटी बहन थी, मतलब जो मेरी स्टेप मदर से थी, तो वो बहुत छोटी थी, तो उसको भी मैंने अपने पास रखा। तो अब घर की जिम्मेदारी संभालनी जो थी, मुझे लगा कि मुझे ही करना है। तो मैंने कहा नहीं कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि आप अपना वो काम भी करो और आपको पैसा भी मिले। तो मुझे पता चला कि थिएटर के अंदर एक रेपेट्री होती है, रेपेट्री इन द सेंस कि जिसके अंदर जो बहुत जैसे बोलते हैं ना महारथी जो होते हैं, एक्टर जो होते हैं, जो बहुत सधे होते हैं, जो काफ़ी जिनको निपुण होते हैं अपने प्रोफेशन में, उनको जो है रेपेट्री में जाके अपना ऑडिशन देना पड़ता है और वो जो रेपेट्री है उनको सेलेक्ट करती है और फिर उनको सैलरी मिलती है। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये ठीक है, ये चीज़ करनी चाहिए, मेरा जो शौक है वो भी पूरा होगा, मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो कैसे भी करके मुझे वो रेपेट्री में मेरे को एडमिशन, मेरे को जाना ही था कि मुझे यही करना है। तो मैं रेपेट्री में गई, तो रेपेट्री की जो डायरेक्टर थी वो थी शीला भाटिया, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो है वो प्रोफेसर थी, वहाँ पर वो जो है एक्टिंग सिखाया करती थी। उनका ये रेपेट्री था जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट उनको पे करता है, तो फिर वो एक्टर को हायर करते, तो मंथली जो है उनको पेमेंट मिलता था। तो जब मेरी बारी आई तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, और क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैंने बहुत डांटे खाई हैं, इतना वो मुझ पर चिल्लाती थी। तो फिर भी हमेशा वो मुझे एक बात बोलती थी, पता नहीं ये लड़की के अंदर ना, मुझे इसकी आंखों में पता नहीं क्या बात नज़र आती है, नहीं तो इसको मैं एक मिनट भी अपनी रेपेट्री में नहीं रखती। आवाज़ देखी, मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, बहुत बारीक आवाज़ थी। और थिएटर के अंदर क्या होता है कि थिएटर के अंदर जो आपकी आवाज़, अब तो खैर बहुत अच्छी आवाज़ हो गई है मेरी, उस वक्त तो बहुत ही, क्योंकि ये रियाज किया हुआ है, उस वक्त तो इतनी क्या तो वो ऐसे बोलती थी, क्या एकदम चीखती रहती हो, आवाज़ है, एक्टर ऐसा होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो मेरी गुरु थी, उनसे मैंने बहुत सीखा। फिर बहुत सारे प्ले किए और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मेरे शायद दूसरा ही ड्रामा था जो एक मैंने ड्रामा कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और उस जो रोहिताश गौड़ हैं, उनके फादर जो हैं, जो भाभी जी घर पे हैं, उनके फादर सोलन के अंदर जो है वो ड्रामा कंपटीशन होता है, तो शायद मेरा दूसरा ही ड्रामा था और उसके अंदर जो है मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का जो है मुझे अवार्ड मिला। तो मुझे लगा कि यस, मैं जिस राह पे चल रही हूँ वो सही है, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, अच्छा कर सकते हैं, तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने फिर कहा कि नहीं, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो मैंने बहुत सारे जो है थिएटर प्ले किए दिल्ली में रहते हुए। मैंने हिंदी में प्ले किए, मैंने गुजराती में प्ले किए, मैंने पंजाबी में किए, मैंने उर्दू में प्ले किए, तो काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है मैंने दिल्ली में प्ले किए। थिएटर तो काफ़ी किए उसमें जी। टीवी सीरियल में भी आपने काफ़ी कुछ किया है ना? जी। किसमें कुछ बातें, कुछ सीरियल्स बहुत सारे की हैं, जैसे लापतागंज है, चिड़ियाघर है, बालिका वधू है, कैसा ये इश्क है, CID है, क्राइम पेट्रोल है, और सावधान इंडिया है, और किसी राह में किसी मोड़ पर, पाप पुण्य का लेखा जोखा, बहुत सारी मूवीज, लंबी लिस्ट है, बहुत सारी, मतलब लंबी लिस्ट है। और जब दिल्ली में थिएटर करते करते ये था कि अब सपनों को एक नई उड़ान देनी थी, और मेरा शुरू से ये बिलीव था कि आप सपनों के पीछे भागिए, आप सपने देखिए, जब तक आप सपने नहीं देखेंगे आपके सपनों को कोई पूरा नहीं करेगा, आपको ही पूरा करना होगा। और वो आपकी मेहनत जब
हार्ड वर्क नहीं करोगे, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सक्सेस हुई हूँ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा जो सक्सेस का जो पैरामीटर है वो बहुत अलग है। तो वो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस वक्त भी तब भी मुझे ये क्लियरिटी ज़रूर थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मेरा जो फंडा था ना, ये शुरू से क्लियर था, मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब मुझे अपने सपनों को एक उड़ान देनी थी, मुझे बॉम्बे आना था। तो जब मैंने कहा नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो इसके लिए मुझे घर तो छोड़ना पड़ेगा और मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आई तो मुझे पहली फिल्म जो मुझे मिली वो थी भारत इंडिया हिंदुस्तान। हाँ, वो मेरी फर्स्ट जो है लीडिंग लेडी जिसे कहते हैं, वो मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज भी हुई थी, और जिसके हीरो थे मेरे अपोजिट मिलिंद गुना जी। अच्छा। वो गाना अगर आपने सुना होगा, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, वो मिलिंद गुना जी बहुत फेमस है। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये चूँकि मैं दिल्ली में मैं थिएटर करती थी, और दिल्ली में थिएटर में मैंने अच्छा एक रिकग्नाइजेशन, लोग मुझे पहचानने लगे थे मेरी परफॉर्मेंस देखकर। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनको मेरा अभिनय बहुत अच्छा लगा, तो उनका नाम था LD जोशी, उनको बोलते थे, जोशी जी करते थे, और मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता था क्योंकि उनको जोशी जी बोलते थे। हाँ, तो मीनवाइल मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आई तो जो मेरा मैनेजर था, जो मेरा काम देखता था, तो कहते कि भी एक डायरेक्टर हैं, उनको एक हीरोइन चाहिए, और क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मतलब ये भारत इंडिया हिंदुस्तान सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमको उनको ऐसी लड़की चाहिए जो एजेंट है, जो मतलब भारत के फेवर में काम करती है, और बहुत कॉन्फिडेंशियल जो फाइल है उसके ऊपर वो काम कर रही है, और वो उसके अंडर में होती है वो फाइल, और वो लीक हो जाती है, फिर ब्लेम उसके ऊपर आता है। अच्छा। तो पूरी एक तरह से एक्शन मूवी थी जिसकी हीरोइन मैं थी। तो मेरी हाइट वाइट बहुत अच्छी थी, और ठीक ठाक लुक था। बराबर, अभी भी ठीक है सब कुछ। तो ठीक ठाक लुक था, हाइट अच्छी थी, फिगर ठीक था। तो उन्होंने बोला क्या तुम वो तो नहीं हो? तो जब वो मुझे मेरा मैनेजर उनको और उन्होंने डायरेक्ट की थी आशीष विद्यार्थी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी जैकी श्रॉफ को लेकर, एडिटर थे वो। तो जब मैं उनसे मिली तो कहते तुम लीला दर्जी को जानती हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, तो मैं नहीं जानती। कहते भी एक दिल्ली का प्रोड्यूसर है, वो बोले कि एक लड़की है, बहुत अच्छी एक्टर है, लंबी सी है, दुबली सी है, पतली सी है, लेकिन कमाल की एक्ट्रेस है, मुझे उस फिल्म के लिए वही लड़की चाहिए। अब डायरेक्टर ने बोला क्या तुम वो तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं किसी लीलाधर जी को नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती जोशी जी को जानते, मैं जोशी जी को जानती हूँ। और वो जोशी जी बॉम्बे में मुझे ढूंढ रहे हैं। अच्छा। और डायरेक्टर बोल रहे कि तुम मोनिका हो। मैंने कहा मोनिका तो मैं हूँ, लेकिन मैं किसी लीलाधर को नहीं जानती हूँ। अब जब डायरेक्टर मुझे मिले तो उनको मेरी पर्सनैलिटी उस सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो हमारा शूट स्टार्ट हुआ, और जिस दिन मेरे ख्याल से एक दूसरा दिन हुआ तो प्रोड्यूसर आके बैठे और वो कहते हैं लड़की तुझे कहाँ 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 नहीं ढूंढा, तू पहुंच गई अपनी जगह पर। तो अभी आते वक्त एक अपना ज्ञान सरोवर में एक कोटेशन जो पढ़ रही थी ना, वो बहुत रिलेवेंट है ना, कि जो आपके भाग्य का है वो आपको से कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है ना वो कोई आपको दे नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो आपके भाग्य का है ना, आप कहीं से भी वो आप तक पहुंच जाएगा। ये जीता जागता उदाहरण है। सही बात। वो फिल्म मिली और वो फिल्म मैंने कंप्लीट करी। तो ये पहली मेरी फिल्म थी। उसके बाद फिर जो है और 2-3 मैंने फिल्में करी। फिर उसके बाद मुझे फिल्म मिली, काफ़ी मिली, लेकिन मैंने फिल्में छोड़ी। अपनी शर्तों पे मैंने छोड़ी, क्योंकि मुझे वो सब नहीं करना था जो एक चलन है। बराबर, एक चलन है। और आप यकीन नहीं करेंगे भानु जी, उन्हीं फिल्मों में मैंने और छोटे छोटे रोल किए, बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया बराबर अपने उसूल के साथ। सही बात, अपने तो मुझे बड़ी खुशी है। और वो फिल्में मैं बता सकती हूँ आपको, एक्सक्यूज़ मी, उसके अंदर मैंने एक वाइफ का रोल किया, छोटा रोल किया, और टाइम पास, चांद मिश्रा की वो फिल्म थी लीड के लिए। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो क्या लड़की? मैंने कहा क्यों? कहते हैं इस रोल के लिए तुमने देखा 300 400 500 लड़कियां खड़ी हुई हैं लाइन के अंदर, और तुम मना कर रही हो।
तो मैंने बोला कि जो आपकी शर्तें हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकती बराबर। और मुझे नहीं करना है। अपने पर्सनल लाइफ के साथ में जो हाँ, चीज तो हमारा मैंने दिल बोला नहीं, चूंकि मेरा मानना ये था कि मैंने जो विचार। इतना थिएटर किया है, इतना डेडिकेशन के साथ मैंने थिएटर किया था। सिद्धांत होता अपने life हाँ, का। मेरे जो प्रिंसिपल थे, जो मैंने जो इतना डेडिकेशन के साथ जो हम, आप भानु जी यकीन नहीं करेंगे दिल्ली में कैसी ठंड पड़ती है। हम खुले लॉन में, एनएसडी का ऐसा लॉन होता था, इतनी ठंड पड़ती थी, हम खुले मैदान के अंदर रिहर्सल करते थे, नीचे ओस गिरती थी और ऊपर से मतलब सोचो नीचे घास होती थी, ग्रीन घास, और ऊपर से ओस गिरती थी, और कड़कती ठंड में हमने प्ले के रिहर्सल्स की है और विदाउट चार्जिंग, कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे हम, सिर्फ डेडिकेशन था, घंटों घंटे हम लोग रिहर्सल करते थे। आपने जब इतना डेडिकेशन के साथ अगर आपने वो काम किया हो तो आप वो कैसी वो बदतमीजियां करने के लिए आप रेडी हो जाओगे? नहीं, सही बात है। एक अच्छे काम करने के लिए लगन और लगन की अगन भी होती है ना, तो ठंड को भी हाँ। तो मेरा शुरू से ये मानना था कि मतलब जो करते हैं मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, जो जिन्होंने किया आज वो हैं और वो अच्छे मकाम पर हैं, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि भाई ये आपकी लाइफ है, आपको जो ठीक आपको लगा आपने किया, लेकिन मेरे प्रिंसिपल है मैं नहीं करूँगी। तो बड़ी बड़ी फिल्में थी जिसको मैंने छोड़ा और जिसमें मैंने छोटे छोटे रोल किए, और मेरी और 2-3 फिल्में थी एज अ लीड जो बनी तो सही, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई। मोनिका जी, बहुत सुंदर आपकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज, टीवी इंडस्ट्रीज और थिएटर की बातें, हम बहुत अच्छा लग रहा है सुन के जी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से काफ़ी समय से अभी जी, आप जी। एंट्री कर चुकी हैं। हाँ कई जी। बार देखा हमने। ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे और कब से जुड़ना हुआ? ब्रह्मा कुमारी जो है, मुझे 12 साल पूरे हो गए हैं ज्ञान में। ये मेरा 13 इयर्स रनिंग है मेरा, और ये बहुत वंडरफुल क्या जर्नी अनुभव रही है। आपका? देखो, आप तो दोनों अनुभव है, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से पहले की लाइफ और जुड़ने के बाद अभी इस लाइफ में क्या चेंजेस आप देखो, महसूस करते हैं? चेंजेस पहले क्या था, जब तक ज्ञान नहीं मिला था तो क्या था कि हम अपने आप को विक्टिमाइज बना लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं अक्सर जब मैं कोर्स भी करवाती हूँ, मैं लोखंडवाला सेंटर पे हूँ, और लोखंडवाला सेंटर पे अक्सर जब मैं कोर्स करवाती हूँ तो जो भी भाई बहन जब आते हैं, तो जब 7 डेज़ का कोर्स करवाती हूँ तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल, क्योंकि सभी दुखी आते हैं सेंटर पे आते हैं, जो डिप्रेशन में है, तभी जब भटक भटक के वो सेंटर पे आते हैं, तो जब वो इतने दुखी होते हैं, मैंने कहा देखो जैसे आप बैठे हुए ना, मुझे भी ऐसे ही लगता था, ऐसे लगता नहीं था, बिल्कुल 100% ऐसे ही लगता था कि एक मीना कुमारी थी जिसके ऊपर पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा था, और एक मैं हूँ। बिल्कुल मुझे वही लगता था। तो जब ज्ञान में नहीं थी तो शिकायतें बहुत थी, खुद से, भगवान से, सिस्टम से, लोगों से, जो भी हैं, जो भी हमारे सभी से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना। ये तो ज्ञान में आके सारी चीज़ें इतनी सारी क्लियर हो गई, बाबा ने ये ज्ञान इतने अच्छे से हमको समझा दिया, तब तो शिकायत ही नहीं होती ना। किया हुआ हमने है तो भुगतना तो हमको ही है, क्लीन तो करना ही है ना, फिल्टर होता गया, वो तो करना ही पड़ेगा, वेदर यू वांटेड और नॉट, यू हैव टू क्लियर इट। दिस इज द ओनली फंडामेंटल, दिस इज द साइकिल, यू हैव टू क्लियर इट। तो ये बात है। तो आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि आप ब्रह्मा कुमारी चलेंगे। मैं कुछ भी नहीं जानती थी ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो मैंने बोला हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूर जाऊंगी। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। तो मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के परिसर में जब मैं आई तो किसी ने बोला यहाँ पर भगवान आते हैं। मैंने कहा अच्छा, भगवान आते हैं। अच्छा, एक और बात कि ये भी बड़ी हंसी की बात है। तो जब, क्योंकि मैं शिव की भगत पहले से, मैंने शिव की भक्ति बहुत करी है, तो जब मैं आने वाली थी तो मुझे बोला कि ब्रह्मा कुमारी में जो है शिव को ही मानते, तो मैं बड़ी खुश हो गई। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं शिवलिंग ढूंढूं, अच्छा, मैं शंकर को ढूंढूं और मुझे कुछ नजर ना आए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में शिव को ही मानते हैं, तो कहीं तो न कहीं शिव मानते, तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ये तो बड़े, मैंने कहा ये ना बड़े चालू लोग हैं, कोई शिव को नहीं मानते ये, और ये तो सिर्फ पता नहीं ब्रह्मा बाबा को देखकर, लाइट वाइट, हाँ नहीं, ब्रह्मा बाबा को देखा। मैंने कहा कुछ नहीं मानते, ये घुमा फिरा के जो ना इनके जो बाबा है ना, सिर्फ इन्हीं को मनवाना चाहते हैं, कोई शिव को नहीं मानते हैं। फिर मुझे किसी ने बोला कि जब मैं पांडव भवन गई कि बाबा की कुटिया में अगर आप चिट्ठी डालते हैं आपको जवाब मिलता है, तो मैंने बड़े सरकाज़म वे में कहा, मैंने कहा वो अच्छा, भगवान जवाब देते हैं?
तो बाबा को जब मैंने चिट्ठी लिखी, मेरा एक ही क्वेश्चन था, वेयर इज माय फैमिली। जब 4 दिन का जब यहाँ से सेमिनार वगैरह जब मैं ख़त्म हुआ और जब मैं जाने लगी, जो परमात्मा ने, जो बाबा ने मुझे अनुभूति कराई, मैं ऐसे बच्चों की तरह रो रही थी। मुझे यहाँ से जाना ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ से, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, और मुझे नहीं जाना था। और मैं ऐसे रो रही थी, मैं आज भी उस बात को नहीं भूलती हूँ। ये मेरा अनुभव था। उसके अलावा बाबा ने अनगिनत अनुभव करवाए, बेहद की सेवाएं करवाई। ड्रामा मैंने ज़िंदगी में कभी लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके जब मैंने बताया कि भी मैंने थिएटर किया हुआ है, तो रमेश भाई जी ने मुझे बोला कि आप ड्रामा लिखें। रमेश तो जी शाह है ना? रमेश भाई शाह जी, उन्होंने वो लिखा है। तो 2014 के अंदर तब इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ था, तो उन्होंने मुझे सेवा दी थी। तब मैंने योग के पंख जो है वो पहला ड्रामा लिखा था। नहीं, उससे पहले एक और ड्रामा था जो मैंने पहला किया था, वो था शिव अवतरण। हाँ, शिव अवतरण, शिव अवतरण तो जो हमारे यज्ञ की जो बुक थी, है ना, भाग्य को पलटने वाली, उसके ऊपर वो मैंने सारे वो मोन्टाजेस लेकर उसके ऊपर मैंने प्ले बनाया था। लेकिन पहला ड्रामा जो मैंने लिखा था वो था योग के पंख। उसके बाद जब गामदेवी सेंटर को 50 साल पूरे हुए, तो उन्होंने, रमेश भाई जी ने मुझे बोला, आप लिखिए, ये पूरे हुए ड्रामा लिखिए। तब मैंने वो ड्रामा लिखा था। मुझे नहीं पता कैसे बाबा ने वो लिखवाया, कराने वाला वो है। तब मैंने वो ड्रामा लिखा था, क्या, नई सुबह की नई किरण। उसको देखकर फिर जो है कुलाबा की जो अपना गायत्री दीदी है, हमारे उस कुलाबा सेंटर को भी शायद 50, क्योंकि पहला सेंटर था बॉम्बे का, हाँ वहाँ रही। तो उन्होंने बोला कि आपका ड्रामा हमने देखा, तो आप हमारे भी ड्रामा के लिए कीजिए। तो वो ड्रामा फिर दूसरा ड्रामा लिखा, वो था सुनहरे पल से सुनहरा कल। तो वो जब ड्रामा, जब कुलाबा का हम लोगों ने यहाँ पर किया था, कौन सा था कॉलेज है, वहाँ पर हम लोगों ने किया। तो अपना यहाँ से यज्ञ से बहुत सीनियर ब्रदर वगैरह गए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उसी वक्त अपना जो है ये प्लेटिनम जुबली हम मनाने वाले थे। 85 ईयर्स हो गए। तो मृत्युंजय भाई से मेरी मीटिंग कराएगी। उन्होंने बोला, बहन जी आप ड्रामा पूरा इसमें ड्रामा कीजिए। हाँ, तब मुझे याद है, मैंने देखा था जी। बहुत तो सुंदर। ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने एक हैट्रिक पूरी की है कि एक गामदेवी सेंटर, कोलाबा सेंटर और अपने यज्ञ की हिस्ट्री को लिखने का मुझे मौका मिला। और बाबा ने वो सेवा मुझसे करवाई, और वो कैसे करी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बाबा करवा रहे हैं आपसे। अभी तक आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को मुंबई से यहाँ तक खींच के लाए हैं ना। मेरा देखो, मैं पता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए ना मैं बहुत तड़पी हूँ। मैं इतना रोई हूँ ना उसको ढूंढने के लिए। मुझे अभी भी जब मैं कोर्स करवाती हूँ ना, क्योंकि मैं इतने व्रत रखती थी, मैं जाप करती थी, मैं पाठ पढ़ती थी, ये पाठ पढ़ती थी, और मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूं, मैंने सब तो कर लिया। और मैं रोती थी कि तो मुझे कब मिलेगा। और मुझे एक चीज़ और, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भी मैं अति साधारण मनुष्य वेश में आता हूँ, कोटे में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी टेंशन की बात है, अब तू आएगा तो मैं तुझे पहचानूंगी कैसे। अब यहाँ से मेरी वो जो भगवान को जो पागलपन वो शुरू हुआ। कोई भी भीख मांगने आता, मुझे लगता कहीं ये भगवान तो नहीं है, कोई मांगने वाला आता, कोई साधु, ये भगवान तो नहीं आ गया, कहीं तो भगवान नहीं, ये तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं नंगे पांव दौड़ती थी, अगर मुझे कुछ ले, कहीं आगे कहीं चले गए, मतलब अब मैं रोती थी ऐसे। 2012 की बात है शायद, या उससे पहले की बात है। शिवरात्रि का दिन था, मैं व्रत रखा हुआ था मैंने, और व्रत रखा था। शिवलिंग पर गई, मैंने जल चढ़ाया, फल चढ़ाए, दूध चढ़ाया बाबा को। दूध जैसे मैंने चढ़ाया और मेरे माथा टेका, और मेरी आंखों से आंसू। अब तो तू मुझे मिल जा, मैं थक गई हूँ, तू अब तो मुझे मिल जा। और वो मेरे आंसू शिवलिंग पर गिरे, और कट टू मेरी एंट्री यहाँ पर। और बाबा ने मुझे इतना प्यार किया है। हाँ, जैसे लोग दूध चढ़ाते हैं, आपने आंसू चढ़ाए, स्नेह मोती जिसे बाबा कहते हैं।
बाबा ने मुझे इतने अनुभव कराए, मुझे इतने साक्षात्कार हुए हैं। बाबा ने मुझे कोर्स करना सिखाया, बाबा ने मुझे भोग लगाना सिखाया। आज भी मैं घर के अंदर बाहर किसी का खाना नहीं खाती हूँ हाथ का। मैं जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ, घर में मैं खाना बनाती हूँ, सबसे पहले बाबा को भोग लगता है, उसके बाद मैं खाती हूँ। चाहे मैं कॉफ़ी भी बनाऊंगी, बाबा पहले आप। भोग तो बनता ही है, लेकिन कुछ भी बनाऊंगी बाबा को खाए बिना मैं, मेरे गले से उतरता ही नहीं है। बाबा पहले, हर चीज में बाबा पहले। वाह भाई, कमाल है। यस, बाबा मैं जीवन। बाबा ने इतना चेंज कर दिया। देखो, सक्सेस का पैरामीटर ये नहीं है कि आपने कितनी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया, लेकिन वो ऊंचाइयां अगर आपने अपने आप को गिराकर हासिल किया तो मैं मानती हूँ कि आप फेल है। गुड, क्या बात कही आपने, सही बात है। अपने को गिरा कर अगर सफलता हासिल करे तो वो सफलता वो मैंने नहीं किया, और इस बात का मुझे गुमान है, इस बात का मुझे घमंड है। बहुत बड़ी बात है ये तो, मुझे भी रियल में दिल को टच कर गया ये बात, और सही बात भी है। नहीं तो सफलता के पीछे लोग बता जाने, अरे क्यों ना, रियल सफलता तो है ही नहीं। आज भी मैंने कितने काम छोड़ दिए हैं, मैंने छोड़े हैं कितने काम, कितने छोड़े, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, बीइंग ए पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मैंने आज तक वेब सीरीज नहीं देखी है। पिछले 8 सालों से मैंने टीवी नहीं देखा, मेरे घर में टीवी नहीं चलता है। तो बाबा सेवा करवा रहा है। बहुत सुंदर बात, सिद्धांत को आपने बना के रखा है, और स्पिरिचुअल पावर तो है ही आपके पास, और बाबा मिलने के बाद तो फिर और देखिए, बोलते हैं ना कि सत्यता को प्रत्यक्षता की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर सत्यता होगी तो वो आपकी बातों में, आपकी आंखों में, आपके एटीट्यूड में वो दिखाई देगी, क्योंकि सत्य है और सत्य छिपता नहीं है, और उसको चीखने चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत सुंदर मोनिका जी, आपके जीवन के अनुभव जो है रियल में बहुत हार्ट टचिंग है जी। मोनिका जी, बहुत सुंदर एक अनुभव के सागर हैं, समझ लीजिए आप। फिर आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाए हमारे इस शो में आकर के। निश्चित रूप से दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच भाई जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं, मेरे थ्रू जो है, और मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप आएँ। मैं तो, मेरी कोशिश यही रहती है कि कोर्स जो भी करने गया वो बाबा का बच्चा बन जाए, और मैं यही रहती है कि प्लीज़ आप कोर्स कीजिए, कोर्स कीजिए। आप सेवा तो बहुत अच्छा कर ही रही हैं। मुंबई से बहुतों को ब्रह्मा कुमारी के साथ में सारे आर्टिस्ट को जोड़ते भी हैं। कोर्स भी करवाती हूँ, बिना कोर्स कराए मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। ऐसे ही आप सेवा करती रहें, हमारी शुभकामनाएं जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो दोस्तों, सुना आपने बहुत ही सुंदर अनुभवों के साथ आज का एपिसोड मोनिका पटेल जी के आवाज़ में कहो, दिल की आवाज़ नहीं, दिल की आवाज़ अलग होती है। आपने महसूस किया होगा कि अगर परमात्मा मिल जाए, जिनकी खोज हो, अचानक अगर वो मिल जाए तो खुशी कितनी होती है। संसार को कहते हैं सागर, संसार को मेला भी कहते हैं, और मेला में बिछड़ जाते हैं कोई बच्चा तो कितना दुख होता है उसको जब बिछड़ जाए। कुछ दिनों के बाद वही बच्चा जब मिल जाता है अपने माँ बाप से तो कितनी खुशी होती है। यही खुशी मोनिका पटेल जी को परमात्मा के मिलने से हो रहा है, आपने फील किया होगा। आप भी, आप जान सकते हैं, ढूंढिए तो सही, पहचान मिलेगी आपको, लेकिन कहाँ? ब्रह्मा कुमारी के जो आपके नज़दीक में जो सेवा केंद्र है वहाँ आप जाएंगे, कुछ पल के लिए ही सही, अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा तो समय निकालें, और निकाल के जब आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये मेरा विश्वास है कि आपको जीने का एक राह मिलेगा, विचारों को एक दिशा मिलेगी, और आपके प्रोफेशन में, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा उसमें। ये हमारी शुभकामना आपके लिए। फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।